सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। सचिन पायलट क्या करने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति है, इस रहस्य से क्या वो आज पर्दा उठाएंगे, तो ये तमाम सवाल थे। लेकिन इस बीच इंडिया टुडे मैगजीन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है सचिन पायलट के साथ और मंत्री पद गंवाने के बाद राजस्थान के राजनीतिक संकट के मद्देनजर सचिन पायलट का ये पहला इंटरव्यू है। इस बातचीत में सचिन पायलट ने वो हालात बताए जिनकी वजह से उन्हें बगावत के लिए मजबूर होना पड़ा। सचिन पायलट ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों का सीधे तौर पर खंडन किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो अभी पूरी तरह से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही शामिल है। देखिए, सवाल ये था कि क्या आप आखिर आप अशोक गहलोत से नाराज क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल मेहनत की, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते थे कि राजस्थान सरकार जनता से किए वादों को पूरा करे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। ये जवाब दिया है सचिन पायलट ने। 2018 दिसंबर में देखिए सरकार चुनकर आई थी। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास में काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिया कि वो मेरे आदेश को, मेरे फैसलों को ना माने। मेरे पास फाइल्स नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। तो नाराजगी की ये तमाम वजहें सचिन पायलट ने इंडिया टुडे मैगजीन को दिए इस इंटरव्यू में बताई। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि रूठने की जगह अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कई बार इस मामले को उठाया। अविनाश पांडे जी और अन्य सीनियर नेताओं को भी इस बात की जानकारी दी थी। इसके अलावा मैंने मुख्यमंत्री गहलोत के सामने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मंत्रियों और विधायकों के बीच मुश्किल से कोई बैठक होती थी, तो वहां बातचीत और चर्चा की कोई जगह नहीं थी। तीसरा सवाल सचिन पायलट से जो इस इंटरव्यू में पूछा गया, आप विधायक दल की बैठक में नहीं आए, आप वहां अपनी बात रख सकते थे। तो सचिन पायलट ने जवाब दिया कि मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची है। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव के कांग्रेस घोषणा पत्र को याद करें तो उसमें जो वादे किए गए थे उन पर नजर डालें। हमने क्रूर देशद्रोह कानून को हटाने की बात की थी और यहां कांग्रेस की सरकार अपने ही मंत्री के खिलाफ इस कानून का उपयोग कर रही है। तो ये पूरा ये इंटरव्यू जो है इंडिया टुडे मैगजीन को सचिन पायलट ने दिया है और सचिन पायलट का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो इंडिया टुडे मैगजीन को मिला है। इस वक्त जयपुर से शरद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए सचिन पायलट का ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब इस बात पर निगाहें टिकी है कि सचिन पायलट आगे क्या करने वाले हैं, उनकी रणनीति आगे क्या है। लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी को लेकर बहुत कैटेगोरिकली पॉइंट वाइज पॉइंट अपनी वजह गिनाई है। उन्होंने बताया कि उन्हें फैसलों से दूर रखा गया, अधिकारी उनके आदेश नहीं मानते थे, फाइल्स उन तक नहीं पहुंचती थी और कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर ही यह मुद्दा कई बार उठाने के बाद भी इसका हल नहीं निकला। आप लगातार राजस्थान के संकट को कवर करते रहे हैं और दिसंबर 2018 के बाद की स्थिति भी शरद आपने लगातार टकराव की देखी है। क्या आपका अनुभव इस पूरे मामले को लेकर कहता है? देखिए मीनाक्षी, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जब इस आज तक की एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू चल रहा है सचिन पायलट की, उस प्रतिक्रिया हमने गहलोत गुट से जाननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनके पास नंबर नहीं है, इसलिए वो टोन डाउन कर रहे हैं, बाकी वो बीजेपी के साथ जाना चाहते थे। हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सतीश पूनिया जी, क्या राजस्थान में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया? नहीं, ऑपरेशन जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन राजस्थान में पिछले 1.25 साल से जुगाड़ की सरकार चल रही है। 99 से शुरू हुई, बीएसपी को मर्ज किया असंवैधानिक रूप से। नहीं, मानेसर में जिस तरह से विधायकों को रखा गया, अशोक गहलोत ने मुकदमा दर्ज किया एंटी करप्शन में, एसओजी में, बीजेपी के नेता अरेस्ट हुए, तो उनका आरोप है कहीं न कहीं कुछ पक रहा था, नंबर नहीं हुए, इसलिए फेल हो गया है। नहीं, फेल और पास का पता तो बाद में लगेगा, ये तो अब दोनों तरफ से ही दावे हैं, लेकिन मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके की हताशा, जिस तरीके का एक भय का वातावरण कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के खेमे में दिखता है, संख्या बल उनके पास नहीं है, मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं। तो संख्या बल जब नहीं है तो आप ले आइए अविश्वास प्रस्ताव। आप क्यों डर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने में? हम नहीं डर रहे, हम तो उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो विश्वास खोया है उसको साबित करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं विश्वास है, अगर खोया है तो आप उसके लिए पहल कीजिए। देखिए, हमें पहल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत उनकी अपनी पार्टी के टूटन से हुई है। पार्टी टूटी है,
123 से सीधे सीधे 20 भी बाहर जाते हैं तो वो 100 के लगभग पहुंच जाते हैं। और उसमें भी 123 में वो सब लोग शामिल थे जिसमें बीटीपी भी थी, सीपीआई भी थी, इंडिपेंडेंट्स भी थे। कांग्रेस का अपना नंबर तो 107 ही है। 107 के बाद में जो माइनस होता है, मान लीजिए मानेसर में 20 ही है, तो 107 में से 20 माइनस कीजिए तो सरकार तो अल्पमत में है ही। इंडिपेंडेंट्स कहाँ जाएंगे? महज विपक्ष का धर्म बनता है ना कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करें। आप घबरा क्यों रहे? आखिर सत्ता पक्ष तो करेगा नहीं पेश। नहीं, हमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। हम क्यों घबराएंगे? हमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं और ये साबित भी हो जाएगा, नाई बाल कितने जब कटेंगे तो पता लग जाएगा। गहलोत कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। जो विधायक वहां गए हैं उनको नोटिस चस्पा कर दिया गया है उनके घर घर पे। जो जहां के हैं उनके हर घर पे कल देर रात विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया है। नहीं, यदि फेल कर दिया होगा तो 123 से और 100 से नीचे कैसे चले गए? वो तो दम भरते थे कि राज्यसभा में हमारी दोनों सीटें जीती, हम लोग 123 वोट हमें कास्ट हुआ है। तो कमी तो कमजोरी तो उनकी, आज उनकी पार्टी टूटती है, वो खुश होते हैं। अच्छा, आप आज तक के दर्शकों को आज बता दीजिए कि क्या सचिन पायलट के साथ आपका कुछ पक रहा था क्या? नहीं, हमारा पकने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि जो पार्टी देश की, जो पूरे देश पे राज करती थी, आज 350 प्रदेशों में वो सिमट के रह गई। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में 2.25 साल से उनकी पार्टी, 2 नेता अरेस्ट हुए हैं। नहीं, हमारे कोई ऐसे रजिस्टर्ड नेता नहीं थे, कोई गली छाप के नेता थे जिनको इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व थी। कहीं किसी तरीके से बीजेपी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना, उनके घर का झगड़ा था। लगता है सचिन पायलट ने जो आज तक इंटरव्यू दिया है उसमें कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी गई, जो वादे किए थे हमने पूरे नहीं हुए। पार्टी फोरम पे मैंने कहने की कोशिश की, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। क्या बीजेपी को सचिन पायलट से सहानुभूति है? नहीं, सहानुभूति तो यकीनन होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर रहा है, उन्होंने अपने इस तरीके के ऊर्जावान लोगों को हमेशा खोया है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य गए हैं, मिलिंद देवड़ा, ऐसे तमाम लोग हैं। इससे पहले का इतिहास भी इस तरीके का है। आज कोई पार्टी टूटती है तो इसका मतलब उनका आलाकमान लचर है, उनमें दम नहीं है। 2.25 साल से तोहमत हम पर क्यों लगाते हैं? हमारा तो कोई दोष नहीं, पार्टी उनकी टूटी है। देखिए, कहीं ना कहीं कल तक थोड़ी सी उत्साहित थी बीजेपी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, वो कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर नहीं आएंगे। और निश्चित रूप से सचिन पायलट ने जो बातें उठाई है, इससे अच्छी बातें विपक्ष के लिए क्या हो सकती है? इसका स्वागत कर रहे हैं ये। बिल्कुल शरद, देखिए बीजेपी भी वहां पर करीब से नजर बनाए हुए है हर घटनाक्रम पर, और ऑफर भी सचिन पायलट को किया गया कि अगर वो आना चाहें तो बीजेपी में उनका स्वागत है। आनंद पटेल के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इस बीच पहले आपको ये दिखाते हैं कि जब कल अशोक गहलोत मुलाकात करके राज्यपाल से लौटे थे, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे इस पूरी परिस्थिति को लेकर सचिन पायलट गुट पर। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। मैं समझता हूँ कि उस खुले खेल में वो लोग मार खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पे, जो गए हैं वहाँ, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता कि बेटा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि आप 5 साल में गए जीत के लिए, आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो? तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर, बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धनबल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है।
तो खुले खेल में मात खा गए और ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे थे, षड्यंत्र रचा जा रहा था, आरोप तमाम अशोक गहलोत ने कल बीजेपी के ऊपर लगाए थे। हमारे साथ आनंद पटेल भी इस वक्त मौजूद है दिल्ली से। आनंद, ये बताइए, जो ये सब तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दिल्ली में किस तरह की हलचल है, क्या किसी तरह से बीजेपी के कांटेक्ट में है, कोई आधिकारिक बयान आगे आ सकता है, क्योंकि पहले आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी। जी देखिए, कल ये जानकारी दी गई थी हमें कि सचिन पायलट आज अपना वक्तव्य दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं दिल्ली में। लेकिन अब जो उनके करीबी सूत्र हैं, उनके साथ के लोग हैं, वो ये हमें बता रहे हैं कि आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ रणनीति में फेरबदल, कुछ तब्दीलियां होने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि सचिन पायलट ने अपने इरादे जो हैं वो बहुत साफ जाहिर कर दिए थे। अगर आप उनका ट्विटर का बायोस देखें तो उसमें बहुत साफ लिखा था, जब उनको हटाया गया उप मुख्यमंत्री पद से, तो उन्होंने लिखा MLA टोंक, यानी वो बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, वो MLA बने रहेंगे, वो अपनी विधानसभा की सदस्यता नहीं खोना चाहते हैं। और यही बात उनके जो बाकी 2 मंत्री हैं जिनको हटाया गया उन पे भी लागू होती, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी में शामिल होने की बात है अभी, वो तो नहीं है। दूसरा, विश्वेंद्र प्रताप सिंह जो उनके करीबी मंत्री थे, उनका अगर आप ट्विटर देख लीजिए तो उसमें लिखा है 2020 मैच हो गया, टेस्ट मैच शुरू होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनका जो फोरमोस्ट एजेंडा था सचिन पायलट कैंप का, कि गहलोत सरकार को गिराना, उस एजेंडे को हासिल करने के लिए अभी वक्त लगेगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जो अपने 17-19 MLA हैं उनको अपने साथ बनाए रखें, जोड़े रखें, और कोशिश की जाए कि गहलोत कैंप से और विधायक तोड़े जाएं बीजेपी की मदद से। तभी फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी जिसमें जिसका बहुमत होगा वो आगे जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो ऑपरेशन लोटस है उस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी नहीं हो रही है, इसका मतलब टाइम ले रहे हैं सचिन पायलट अपने तमाम विकल्पों पर विचार करने के लिए। शरद, आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, जिस तरह की एक जुबानी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी इस पूरे मामले को दिखाई दे रही है, क्योंकि आरोप सीधे सीधे ये लग रहा है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र पिछले 6 महीने से चल रहा था। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा हुआ है। दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का ये पौधारोपण किया था, विचार के साथ में किया था, और उस विचारधारा को परिपुष्ट करने के लिए कितने लोग देश की अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग पार्टी से हम सब लोगों के साथ में जुड़ते गए, कारवां बड़ा होता गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी के खिलाफ करेगा, तो ये तो स्वाभाविक रूप से डिसीजन ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा डिसीजन हुआ। और ये एक संदेश भी है बाकी प्रदेशों के लिए भी, अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा, तो उसका ये अंजाम होगा। उनकी कोशिश को पूरी तरह से नाकामयाब किया। भाजपा की तो कोशिश यही थी कि जैसे उन्होंने षड्यंत्र करके, खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, यहाँ भी होती, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सचिन पायलट के बागी तेवर के बाद उनके पिता राजेश पायलट से उनकी तुलना होने लगी है। राजेश पायलट ने एक बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी जताई थी और कांग्रेस में रहते कई मुद्दों पर अपने विचार खुलकर व्यक्त किए थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा पर सवाल नहीं उठने दिया। इतिहास कई बार खुद को दोहराता है, लेकिन वैसे ही नहीं जैसे पहले हुआ। कांग्रेस में बगावत का बिगुल बजाने वाले सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी अपने जमाने में सवाल उठाते रहे हैं। आज सचिन की महत्वाकांक्षा की डोर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी है, जबकि राजेश पायलट ने कभी अपनी इस महत्वाकांक्षा को नहीं छुपाया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बावजूद इसके नेहरू गांधी परिवार के प्रति अपने विरोध की डोर को कभी इतना नहीं खींचा कि पार्टी से नाता ही टूट जाए। Damages the organization when the feedback does not reach the leader properly, and that is why, frankly, Rajiv Gandhi ji at later stage
was reaching every corner. He wanted to know the people's mind. He wanted to know the people's reaction. 1980 में जब राजस्थान के भरतपुर से राजेश पायलट पहली बार एमपी बने, तब उनकी उम्र 35 साल थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी का हाथ पकड़कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन सत्ता में जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहा वो उसके लाडले रहे। चाहे इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन राजनीति में सोनिया के पदार्पण के बाद नेतृत्व के सवाल पर कभी कभी ठन भी जाती थी। 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और पायलट ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। 1999 में जब शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल का सवाल उठाकर कांग्रेस से अलग रास्ता लिया, तब पायलट ने सोनिया का पक्ष लिया। सियासत में संभावनाओं की खिड़की हमेशा खुली रहती है। राजेश पायलट ने हमेशा ही उस खिड़की को खोले रखा। पार्टी में फंक्शनिंग में डिसेंट्रलाइजेशन होगी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी मजबूत की जाएगी। सेकुलरिज्म जहां एक सवाल कांग्रेस पर लगा दिया गया 6 दिसंबर 1992 के इंसिडेंट्स के बाद, उस धब्बे को धोना पड़ेगा, जिससे हमारा सेकुलरिज्म का विश्वास वैसे ही बढ़ा रहे। साल 2000 में राजेश पायलट की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद उनकी पत्नी रमा पायलट को उनकी विरासत मिली। तब सचिन पायलट 25 साल के भी नहीं थे कि लोकसभा का चुनाव लड़ पाते। लेकिन 2004 में 28 साल के सचिन ने पिता की सियासी पगड़ी बांध ली। अब कांग्रेस की पहनाई वो पगड़ी खुलती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। भगवान राम को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की बेतुकी बोली के बाद से पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। संत समाज से लेकर श्रद्धालुओं ने ओली को मूर्ख से लेकर चीन का गुलाम तक कह दिया है। इतिहास भूगोल तक पढ़ने की सलाह उन्हें दी जाने लगी। इसका असर यह हुआ कि शाम होते होते नेपाली विदेश मंत्रालय की सफाई भी आ गई कि किसी की भावना को दुखी करने की उनकी मंशा नहीं थी। तुलसीदास को रामचरितमानस लिखे 400 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया। सरयू का न जाने कितना पानी समंदर में बह गया, लेकिन उनकी बातें जनमानस में रह गईं। उन्होंने लिखा था, जाके मति भ्रम भयहु खगेसु, सो कहें पश्चिम उगहि दिनेशु। मतलब ये कि जिसके दिमाग में भ्रम घुस जाता है वो कहता है सूरज पश्चिम से निकलता है। ओली की बिगड़ी बोली बताती है कि उनकी मति फिर गई है। केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम हैं। कल तक चीन के हाथों अपने गांव के गांव लुटा रहे थे, भारत के काला पानी पर हक जता रहे थे। अब भगवान राम को नेपाली बता दिया। जनाब कहते हैं कि जहां राम जन्मे वो वाली अयोध्या कभी भारत में थी ही नहीं। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। मतलब ये कि भगवान राम भारतीय थे ही नहीं। कोई उन्हें बताए कि वो भगवान थे। उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र लेकर कोई देश नहीं घूमता। वो विश्व के थे, धरा वसुंधरा के नाम, रोम रोम में बसने वाले राम, कण कण में रमने वाले राम। कोई पूछे ओली से वो कहां के हैं, नेपाल के ही हैं कि चीन के? उनका भगवान कौन है? कभी मंदिर जाते हैं? ये कम्युनिस्ट शख्स जो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार ही नहीं करता, अपनी सत्ता को बचाने के लिए गर्त में गिर चुका है। फिर गया है नेपाल के पीएम का दिमाग, अपनी जगह से हिल गया है। यह शख्स दावा करता है कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में बीरगंज के पास ठोरी नाम की जगह पर है। कहने के पीछे का मकसद क्या है? किसकी जुबान बोल रहे हैं ओली? अब इस शख्स के मंसूबों को जानिए। इस बंदे ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भारत और नेपाल के बीच सदियों से चला आ रहा रोटी बेटी का संबंध कमजोर नहीं पड़ा। उल्टा हुआ ये कि उनकी सत्ता डोल रही है, पार्टी में बगावत है, अब गए कि तब गए वाली नौबत है, जनता में विद्रोह की स्थिति है। तो ओली कुछ भी करेंगे, कुछ भी। ये बंदा किस कदर बेचारा हो गया है, उसी के देश में उसके दावे का दम टूट गया। केपी ओली जी अयोध्या के संबंध में गलत एवं संवेदनहीन बात
बोलना शुरू किए हैं। इससे हिंदुओं के आस्था पर प्रहार हो रहा है। वैसे तो ओली की अहमियत कुछ है नहीं, मगर उनके बड़बोलेपन ने संत समाज में उबाल पैदा कर दिया है। वाराणसी में संतों ने ओली को आईना दिखाया, इसमें ओली तोरंगा दिख रहे हैं। जिनके शास्त्र ज्ञान ही यही से बातचीत करने से राम जी का अवतार नेपाल में हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसे नास्तिक के साथ में बातचीत करना नहीं चाहिए। सीतामढ़ी से लेकर शाहजहांपुर तक, दरभंगा से लेकर दिल्ली तक ओली पर जुबान वाली गोलियां चल रही हैं। न तथ्य न तर्क, कुतर्क के आधार पर भगवान राम को नेपाली करार देने वाली उनकी बातें बवंडर बनी। जो राम वनगमन मार्ग है राम का दक्षिण भारत में, और राम जानकी मार्ग उसको कहा जाता है। 2 रास्ते हैं, गोरखपुर होकर के वो जनकपुर गए थे मिथिलांचल में, और फिर वो जब वहाँ से धनुष यज्ञ के बाद वो लौटे थे तो बलिया की तरफ से उनका। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी नेपाली पीएम को पानी पी पी कर कोस रहा है। नेपाल ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर विवादित बयान देकर भारत में धार्मिक विवादों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। भारी भूल कर गए ओली। जब तक वो चीन की शह पर भारत को सीमा विवाद में उलझाने में लगे थे, तब तक भारत के लोग सोचते रहे छोड़ो, हकीकत खुद स्वीकार करेंगे और चुप हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ओली ने हिंदुस्तान की आस्था पर चोट कर दी। नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे। वैसे उस शख्स के बारे में क्या कहा जाए जो चीन को अपने 12 गांव सौंप कर भी उसी के गीत गा रहा है। शर्म इन्हें क्यों नहीं आती? उनकी सत्ता जा रही है, ऐसे बयानों से बच नहीं सकते। पटना से सुजीत कुमार झा, अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक। भगवान श्री राम और अयोध्या को लेकर विवादित बयान देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री से 2 कदम आगे बढ़कर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने उससे भी अधिक आपत्तिजनक बयान दिया है। प्रदीप ग्यावाली ने कहा इंटरव्यू में कि रामायण सभ्यता पर अभी भी नेपाल और भारत में अध्ययन चल रहा है और अब तक सिर्फ विश्वास के आधार पर ही हम सभी बातों को मानते आ रहे हैं। ग्यावाली ने ये भी कह दिया कि हमें यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में, लेकिन जिस दिन इस पर अनुसंधान से कुछ और साबित हो जाएगा तब रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। रामायणमा चर्चामा रहेका ती स्थानहरू कहाँ थिए भन्ने बारेमा चाहिँ छलफलहरू दुवै देशमा चलि नै रहेका छन्। यसको कल्चरल जियोग्राफी फाइनल गर्ने कुरा, जस्तो बुद्धको पालासम्म आइपुग्दा हामीसँग लिखित पनि र अन्य कुराले अन्य एभिडेन्सले पुष्टि गर्ने हामीसँग आधारहरू छन्। अयोध्या को लेकर कोई कुछ भी कहे, सदियों से जो शाश्वत सत्य है उसे कोई नहीं बदल सका। तो नेपाल के पीएम आखिर कैसे ये बयान दे रहे हैं, सवाल इस बात पर है। जिसके रोम रोम में राम बसता हो, उस अयोध्या नगरी के अस्तित्व पर ही सवाल कैसे उठाया जा सकता है। अयोध्या से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। लाखों की संख्या में हमारे नेपाली शिष्य सड़कों पर उतर करके अब ईंट से ईंट बजा देंगे। होली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा, ये मैं धर्मादेश भी जारी करता हूँ। राम रोम रोम में राम रे। राम राम के बिना जिस अयोध्या नगरी में आस्था का सूर्य नहीं उगता, इतिहास भी ये कहता है, भूगोल भी कहता है, परंपराएं भी कहती हैं, पुरातत्व और प्राचीन मान्यताएं भी कहती हैं। सबका एक ही स्वर है कि भगवान राम अयोध्या के हैं और अयोध्या भगवान राम की है। तेरे मन में राम। नेपाल के प्रधानमंत्री की साजिश जो भी कहे, दुनिया जानती है कि अयोध्या और राम को अलग अलग करना सियासी स्वर के अलावा कुछ और नहीं। जिसके रोम रोम में बसे हैं राम, जिसके दिल की धड़कन है राम, जिसकी आत्मा में बसते हैं राम, गुस्से से उबल रही है वो अयोध्या। राम जन्मभूमि पुरी सुहावन और उत्तर दिश सरजू बह पावन। राम हमारे
अयोध्या के हैं। अयोध्या में कहीं चले जाइए, हर किसी का गुस्सा दिखता है, चाहे वो पुजारी हो या फिर श्रद्धालु। हिंदुस्तान का ही वो भूभाग नेपाल है और हमारे नेपाल में कोई अंतर नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना होली का है। होली का धीरे धीरे बोली बदलते जा रही चाइना के कारण। अयोध्या नगरी राम से जुड़े ना जाने कितने सवालों को सदियों से झेल रही है, जवाब दे रही है। ना जाने कितने ही सबूतों ने बार बार ये ऐलान किया कि ये वही अयोध्या है जो राम की नगरी है। दशक दर दशक बीतते रहे, अयोध्या में सबूतों के समंदर में तमाम भ्रम बहते चले गए। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इन्हीं सबूतों के आधार पर मानना पड़ा कि राम मंदिर बनेगा तो यहीं बनेगा। हम उसी अयोध्या में हैं। ये अयोध्या शोध संस्थान है और ये ऐसी जगह है जहां तुलसीदास, भगवान राम और उनके लिखे तमाम जो साहित्य और जो सांस्कृतिक चीजें हैं उस पर रिसर्च होता है। बाकायदा कई किताबें लिखी गई, बाकायदा इन तमाम चीजों पर रिसर्च चलता है कि आखिर राम के वनगमन की यात्रा क्या थी। अगर नेपाल के पीएम ओली को कोई गलतफहमी है भी तो उसे दूर करने के लिए राम की इस नगरी में हिंदू ही नहीं, मुस्लिम पक्ष तैयार है। ओली इसे ध्यान से सुने और सच को मानने और कहने का साहस करे। और नेपाल के राजा को ये जो है इस तरीके से बात करना भगवान के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। शायद वो हिंदू हैं लेकिन उनको हिंदू की तारीख नहीं मालूम। तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा से उनका जबान फिसल गया था। राम वहाँ के नहीं है, राम यहाँ के हैं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। 2 साल पहले जनकपुर में हमारे सहयोगी मौजूद थे। पुरातत्व, आस्था, धर्म और इतिहास के नजरिए से मां सीता के जीवन का हर पहलू हमने देखा, लेकिन जो सबसे दिलचस्प था वो था सीता राम की बारात के रूट का अध्ययन, जो ये साबित करता है कि राम सीता के साथ विवाह कर अयोध्या ही आए थे, ना कि नेपाल में रुके थे। विवाह के बाद बारात जिस रास्ते से लौटी थी उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। बारात ने जहां जहां विश्राम किया था वो सारी जगहें वर्णन के हिसाब से समय के साक्ष्य संजोए खामोशी से खड़ी हैं। बिहार में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीता कुंड है, जो बारात के रात्रि विश्राम की पहली जगह थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है डेरवा, क्योंकि बारात ने यहाँ डेरा डाला था, इसीलिए आज भी गांव का नाम यही है। जिस रास्ते से होकर बारात अयोध्या पहुंची वो अब पक्की सड़क बन गई, पर आज भी लोग इसे श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जानते हैं। इन सारी जगहों को अब रामायण सर्किट के हिसाब से जोड़ने का प्रयास है। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं इसे जनक महल कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प ये है कि राम जानकी मंदिर जो महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर आपको आगे के हिस्से में नजर आएगा, और पीछे के जिस हिस्से में इस छोटे से मंदिर के साथ हम खड़े हैं ये है राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना का ये मंदिर। हालांकि आस्था में लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इन मंदिरों के अलावा यहाँ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी मंदिर हैं। करीब 135 साल पहले अयोध्या के एक महंत सीताराम दास को इस बात पर गुस्सा आया कि भाइयों के लिए इतनी श्रद्धा और ससुर राजा दशरथ को कुछ भी नहीं। उन्होंने सीता जी पर मुकदमा ठोक दिया और आखिरकार नेपाल के राजा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजा दशरथ को जनकपुर में 5 बीघा जमीन दी, जिस पर उनके मंदिर का निर्माण किया गया।